चलिए दोस्तों, एक और नए लेक्चर के साथ इंडेक्स 38 को कंप्लीशन की ओर आगे बढ़ाते हैं। आज का लेक्चर नया है बट टॉपिक जो है वो पुराना रहेगा। इंडेक्स 16 का है नाम, ठीक है। बेसिकली इंडेक्स 16 का 90% पार्ट जो है इस लेक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आज मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़ाना है। इंडेक्स 16 में जो आप पढ़ चुके हैं वही दोहराना है, रिवीजन है वही है, ठीक है। तो पहले तो मैं लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको कहा था कि एक टॉपिक पढ़ा है इंटरनली जनरेटेड, ठीक है। इंटरनली जनरेटेड में मैंने कहा था कि आपके पास में रिसर्च और डेवलपमेंट फेज करके दो फेजेस होते हैं। उनके अलावा तो सारी चीज़ें जो है बेसिकली सेल्फ जनरेटेड असेट, वो पूरी की पूरी हमें क्या करनी होती है, पीएनएल में डालनी होती है, मतलब कंसीडर नहीं की जाती एज पर इंडेक्स 38। ये मैंने आपको कहा था और ये चार्ट में मैंने आपको ये बताया भी था। उसके बाद मैंने कहा कि दो फेजेस होते, रिसर्च और डेवलपमेंट। रिसर्च कभी भी कंसीडर नहीं करना है, वो आपके पास में दूसरी असेट की तरह ही जो सेल्फ जनरेटेड होती है उसी की तरह ही आपको भी यहाँ पे इसको पीएनएल में ही डालना है, कभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। डेवलपमेंट फेज में ऐसा है कि अगर कंडीशन फुलफिल करते हो तो फिर कंसीडर होगा, वरना वो भी आपके पास में रिसर्च फेज की तरह पीएनएल में जाएगा, ठीक है। और कंडीशन पे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट। ये आपके आईसीयू मॉड्यूल में मैंने आपको सारे पॉइंट्स दिखा दिए थे। इवन कौन कौन सी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, इस पे एग्जाम्पल भी हमने देखे थे, आईसीयू मॉड्यूल में आपके पास में दिए गए थे। वो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2 से 3 बार पढ़िएगा क्योंकि उसी एग्जाम्पल पे बेस पूरे का पूरा ये क्वेश्चन बना के आपको एग्जाम पे देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं होती तो मैं आपको आईसीयू मॉड्यूल से वो चीज़ नहीं करवाता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी। चलिए, अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी आपसे कहा था कि इस पे बेस अगर कोई आईसीयू मॉड्यूल में क्वेश्चन है तो वो करा दूंगा, नहीं है तो आरटीपी एमटीपी का एक आध क्वेश्चन आपके पास में प्रैक्टिस के लिए मैं करा दूंगा। अभी मैंने आईसीयू मॉड्यूल में देखा तो मुझे क्वेश्चन नहीं दिखा इस पे बेस, ठीक है। तो अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, आरटीपी एमटीपी में एक क्वेश्चन था वो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी फिर इस पे बेस अगर आईसी मॉड्यूल में क्वेश्चन होगा तो वो बाद में आपके पास में मैं सारे वैसे क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहाँ पे कवर हो जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे नहीं मिला है तो मैं एक काम कर रहा हूँ, आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ यहाँ पे आप बेसिकली क्वेश्चन के हिसाब से ही हेडिंग दे सकते हैं कि इस पे बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में ऐसा है कि सर, मैं एक कंपनी का नाम दे देता हूँ, जैसे कि आपके आरटीपी एमटीपी में इसी तरीके से दिया था, नाम बस मैं चेंज करते रहता हूँ, नाम में तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। तो मैंने कह दिया कि सर एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने क्या किया, वाई लिमिटेड को अक्वायर कर लिया, कहते हैं अक्वायर कर लिया वाई लिमिटेड को, ठीक है जी। एक्स लिमिटेड ने क्या किया है सर, वाई लिमिटेड को अक्वायर कर लिया है, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कहते हैं कि अक्वायर करने के लिए जो पेमेंट करना होता है, कंसिडरेशन जिसे हम वर्ड कहते हैं, तो कंसिडरेशन पे किया है ₹50 लाख फॉर एग्जांपल। कितना पे किया सर, ₹50 lakhs, ठीक है। 50 लाख रुपए का पेमेंट किया गया है, किसके द्वारा सर, एक्स लिमिटेड के द्वारा। किसको, वाई लिमिटेड को। एरो इस तरीके से हम ड्रॉ कर देते हैं कि वाई लिमिटेड को पैसा दिया गया है और बदले में वाई लिमिटेड को अक्वायर कर लिया गया है। कंपनी फिर कहती है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में इसके आगे दिया गया कि इसके साथ साथ ये जो 50 लाख रुपए का पेमेंट किया है तो इसके बदले हमें मिला क्या है, तो कहते हैं कि बदले में जो वाई लिमिटेड के अंदर है वो सारी चीज़ें आपको मिली है। अब वाई लिमिटेड में क्या क्या चीज़ है उसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने दी। कहते हैं कि सबसे पहले इसमें आपको टेंजिबल असेट मिलेगी। सबसे पहले इसमें क्या है सर, टेंजिबल असेट जितनी भी है, टेंजिबल असेट्स वो आपको मिलेगी, टेंजिबल असेट्स। कहते हैं कि उसका अमाउंट आपको दे दिया गया, उसका अमाउंट है 45 लाख रुपीज़, 45 लाख रुपीज़ टेंजिबल। अब ऑब्वियसली हमें पता है कि सर टेंजिबल असेट है वो तो यहाँ पे लेना देना कुछ है नहीं इंडेक्स 38 से, क्योंकि वो तो इंडेक्स 16 का पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके बाद कहता है कि इसके अलावा आपको
रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा एक इन प्रोसेस प्रोजेक्ट मिला। ठीक है, तो कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट है जो वाई लिमिटेड ऑलरेडी उस पर काम कर रही थी। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपने पूरी की पूरी कंपनी को एक्वायर कर लिया है, तो अब वो प्रोजेक्ट भी आपका हो गया। ठीक है, तो उस पर जो काम चल रहा था, जितना भी प्रोसेस हुआ, जिसे हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट इन प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस बेसिकली इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा था। वो अमाउंट इन्होंने कहा कि उस पे 10 लाख रुपए का है, और ये 10 लाख रुपए कहा गया क्वेश्चन ने कि ये फेयर वैल्यू है, मार्केट में जो वैल्यू चलती है उसके हिसाब से ये टोटल खर्चा हुआ है इस पे, प्रोसेस पे। ठीक है, और कोई अदर इंटेंजिबल असेट नहीं है, ये भी क्वेश्चन ने कहा कि इसके अलावा कोई इंटेंजिबल असेट नहीं है। नो अदर इंटेंजिबल असेट। ठीक है, नो अदर इंटेंजिबल असेट्स, इसके अलावा तो कोई असेट्स नहीं है इंटेंजिबल, ये आपको क्वेश्चन में बताया गया। अब इसके बाद कहता है कि सर ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो 10 लाख रुपए कहे गए हैं, ठीक है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो 10 लाख रुपए कहे गए हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ है ये आपको बता रहा है। ठीक है, कहा गया है सर कि ये जो इन प्रोसेस आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं। इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे क्वेश्चन ने जो कंप्लीट कहा है, इस तरीके से वर्ड यूज़ करा है कि फर्दर एक्स लिमिटेड में इस पर एक्स्ट्रा खर्चा किया है। तो वर्ड कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में यूज़ करा गया था, कहते कि फर्दर फर्दर एक्स लिमिटेड इनकर्ड एक्स लिमिटेड इनकर्ड कॉस्ट, और क्या क्या कॉस्ट इसमें इंक्लूड करी। मतलब ये 10 लाख का खर्चा तो किसने किया था सर, वाई लिमिटेड ने किया था। 10 लाख का खर्चा किसने किया था सर, वाई लिमिटेड ने किया था। ये तो आपके पास में क्लियर है, 10 लाख का खर्चा वाई लिमिटेड ने किया था। अब ये इन प्रोसेस था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा है 10 लाख रुपए। अब ये प्रोसेस भी किसको मिल गया सर, एक्स लिमिटेड को मिल गया। अब एक्स लिमिटेड ने क्या किया, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए फर्दर मतलब कि एक्स्ट्रा और खर्चे किए, और खर्चे क्या क्या किए हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। कहते हैं कि सबसे पहले 5 लाख रुपए एक्स लिमिटेड ने खर्चा किया, 5 लाख रुपीज़ का खर्चा किया, 5 लाख रुपए का। कहते हैं कि किस चीज़ पे, कहता है कि एज अ रिसर्च एक्सपेंस, एज अ रिसर्च एक्सपेंस। क्वेश्चन कहता है कि सर ये 10 लाख रुपए का जो रिसर्च पे खर्चा किया था वाई लिमिटेड में, वो अभी इन प्रोसेस था, रिसर्च अभी कंप्लीट हुआ नहीं था। तो एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा किसको सर, वाई एक्स लिमिटेड को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा, क्योंकि प्रोसेस तो अब अपनी है एक्स लिमिटेड की। तो एक्स लिमिटेड ने कहा कि ठीक है 5 लाख रुपए का और खर्चा करते हैं और रिसर्च को कंप्लीट करने की ओर बढ़ाते हैं। अब जैसे ही 5 लाख रुपए का खर्चा किया, रिसर्च आगे बढ़ गई। ठीक है, प्रोसेस आगे बढ़ गई, और कहते हैं कि और 2 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ा, किस चीज़ के लिए। क्वेश्चन ने कहा कि और 2 लाख का खर्चा करना पड़ा फॉर एस्टेब्लिशमेंट, या फिर टू एस्टेब्लिशमेंट, टू एस्टेब्लिश टू एस्टेब्लिश टेक्निकल फिजिबिलिटी। ठीक है, टेक्निकल या फिर टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी, कि टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी है या फिर नहीं, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट जो काम कर रहे हैं, रिसर्च जिस पे कर रहे हैं वो ठीक है, बट मैं कहता हूँ कि उसके लिए हमारे पास में टेक्नोलॉजी भी है, इसके लिए टेक्नोलॉजी फिजिबल है या नहीं ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो उस पर 2 लाख का खर्चा हो गया, और उसके बाद जैसे ही रिसर्च ये कंप्लीट हो गया, रिसर्च भी कंप्लीट हो गया, टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी एस्टेब्लिश करने का जो भी खर्चा है वो भी हमने कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि कंपनी को, एक्स लिमिटेड को 7 लाख रुपए का एक्स्ट्रा और खर्चा करना पड़ा, 7 लाख रुपए का, 7 लाख। कहते हैं किस चीज़ के लिए, कहा गया है फॉर
डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट कॉस्ट। और डेवलपमेंट कॉस्ट का मतलब तो वैसे पता ही है कि रिसर्च जैसे ही आपके पास में कंप्लीट हो जाती है उसके बाद डेवलपमेंट फेज चलता है, लेकिन यहाँ पे मोर क्लियरिटी के लिए क्वेश्चन ने खुद आपको बताया कि फॉर डेवलपमेंट कॉस्ट आफ्टर। ये नहीं बताया होता तो भी एजम्पशन यही रहता, बट क्वेश्चन ने आपको बताया कि ये आफ्टर टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी है, कि जैसे ही आपने टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी पे 2 लाख का खर्चा किया तो वो जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद डेवलपमेंट पे आपने जो है कितने 7 लाख का खर्चा किया है। तो ये टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी पे आपके पास में कितना खर्चा हुआ है सर? 7 लाख रुपए का, सॉरी 7 लाख रुपए का जैसे ही टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी कंप्लीट हुआ, डेवलपमेंट पे आपके पास में 7 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, कहते हैं कि सर डिटरमाइन करेंगे आप, डिटरमाइन क्या चीज़? कहते हैं कि सर डिटरमाइन करने के लिए कहा है कि अमाउंट ऑफ intangible asset as per Ind AS 38। कहते हैं कि Ind AS 38 के हिसाब से आपके पास में इंटेंजिबल असेट का अमाउंट क्या रहेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये आपके पास में आरटीपी एमटीपी का मतलब कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, सबसे पहला पार्ट सॉल्यूशन जैसे ही आप देंगे, तो सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा? सॉल्यूशन मैंने वैसे ये चीज़ आपको Ind AS 16 में भी ऑलरेडी डिस्कस की है या फिर इन्हीं किसी लेक्चर में डिस्कस की है कि सबसे पहले पैराग्राफ, या फिर मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि 3 पैराग्राफ में आप आंसर देंगे, मैंने आपसे कहा था, ठीक है, 3 पैराग्राफ। सबसे पहला पैरा नंबर 1 डेफिनेशन का, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ Ind AS, जिस भी Ind AS का क्वेश्चन है उसकी डेफिनेशन आप लिखिए। तो Ind AS 38 का है तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखिए, Ind AS 38 में क्या डेफिनेशन दी गई है इंटेंजिबल एसेट की। सबसे शुरुआती लेक्चर में, मतलब कि फर्स्ट लेक्चर ऑफ Ind AS 38 मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। तो वही डेफिनेशन आपको पहले पैराग्राफ में लिखनी है। पैरा नंबर 2, पैराग्राफ 2 में आपको एक्सप्लेनेशन करना है, एक्सप्लेन फैक्ट ऑफ फैक्ट गिवन इन, इस तरीके से लिखते हैं, या फिर फैक्ट ऑफ क्वेश्चन या शॉर्ट में लिख देते हैं कि जो क्वेश्चन में सारे के सारे जो फैक्ट्स दिए गए हैं जिस पे बेस आपका सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ फालतू आपके पास में एक्सप्लेनेशन आपके पास में दी होती है क्वेश्चन में। तो आपके सॉल्यूशन के लिए कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट पे एग्जामिनर को फोकस करना होगा कि आपके पास में ये इस पे बेस क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे, ये आपको एक्सप्लेन करना है। और पैरा नंबर 3 आप इसका मेन आंसर या फिर सॉल्यूशन आप कह सकते हैं प्रोवाइड करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ कि डेफिनेशन तो आपके पास में क्लियर है, वो आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन आपके पास में क्लियर है, वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन मैं अभी कराऊंगा। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन पे चलता हूँ, एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट, ठीक है। तो क्या चीज़ है क्वेश्चन के अंदर वो हमें देखनी है। तो सबसे पहले देखिए चीज़ें क्या है, क्वेश्चन को एक बार देखते हैं फिर से एक बार। कहते हैं एक्स लिमिटेड ने अक्वायर किया है वाई लिमिटेड को, 50 लाख रुपए दे दिए गए हैं कंसिडरेशन,
कहते हैं कि जैसे ही 50 लाख रुपए दिए, वाई लिमिटेड अक्वायर हो चुका है एक्स लिमिटेड के द्वारा। अब वाई लिमिटेड में क्या क्या चीज़ें हमें मिली है, कहता है टेंजिबल एसेट मिली है 45 लाख रुपीज़ की, और एक और चीज़ थी प्रोजेक्ट इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसकी वैल्यू मार्केट में 10 लाख रुपए है, ये आपको बताया गया है। इसके अलावा कोई इंटेंजिबल एसेट नहीं है, ये भी आपको क्वेश्चन ने क्लियर करा है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हुए कहा गया कि सर ये जो 10 लाख रुपए का आपने इन प्रोसेस खर्चा किया था, किसने, वाई लिमिटेड ने, इसको आगे बढ़ाते हुए एक्स लिमिटेड ने भी फर्दर खर्चे किए इस पे। अब इसमें क्या क्या खर्चे, कहते हैं कि सर 5 लाख रुपए का खर्चा किया है रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए एज ए रिसर्च एक्सपेंस, क्योंकि इन प्रोसेस रिसर्च था, 5 लाख रुपए और खर्चा करना पड़ा, 15 हो गया, ठीक है, तब जाके रिसर्च कंप्लीट हुआ। और जैसे ही रिसर्च कंप्लीट हुआ हमें चेक करना पड़ा कि इसके लिए टेक्निकल फिजिबिलिटी भी है या फिर नहीं, ठीक है। तो कहते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए कि एज एग्जैक्ट इस तरीके की हो सकती है या फिर नहीं, ये चेक करने के लिए 2 लाख रुपए का और खर्चा करना पड़ा। और जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, पूरे का पूरा रिसर्च फेज आपके पास में कंप्लीट हुआ, कहा गया है कि इसके बाद हमें 7 लाख रुपए का, 7 लाख रुपीज़ का खर्चा करना पड़ा फॉर डेवलपमेंट कॉस्ट, कि इसे डेवलप करने के लिए 7 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा। टेक्निकल फिजिबिलिटी जब आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद डेवलपमेंट फेज चालू हुआ, जिस पे हमें 7 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ा। क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो सारे खर्चे हुए हैं, ये कौन कौन से खर्चे इनटेंजिबल असेट में कंसिडर होंगे एज पर इंड एस 38, ये आपको पूछा गया है। तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है इसका, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल। मुझे आप अभी लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सारी चीज़ें, कि कौन कौन सी कंसिडर करनी है चीज़ें और कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर नहीं करनी है, ठीक है। तो सिंपल देखिए, कहता है कि सर टेंजिबल असेट है तो वो तो इंड एस 16 का पार्ट हो गया, तो यहाँ पे तो आपके पास में इंड एस 38 के हिसाब से जो इनटेंजिबल असेट में कंसिडर होगा वही देना है आपको आंसर। तो ये इंड एस 16 का पार्ट है, तो वो यहाँ पे हमें इसका कोई रेलिवेंस है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद कहा है कि इंड एस 38 के हिसाब से इन्हें सिर्फ इनटेंजिबल असेट की अमाउंट चाहिए, ठीक है, तो वो आपके पास में कंसिडर होगा नहीं। इसके बाद प्रोजेक्ट इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट 10 लाख रुपए है, क्या इसे कंसिडर होगा, आंसर इज नो। चार्ट मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाया है ऊपर के पेज में ही, मतलब आपके नोट्स को ओपन रखिए। क्या इसे कंसिडर करेंगे, आंसर इज नो, कभी कंसिडर नहीं होगा, ठीक है, कभी भी ये कंसिडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है कि सर रिसर्च का कोई भी खर्चा अलोएबल नहीं है, रिसर्च पे जो भी खर्चा होगा अलोएबल नहीं है। तो रिसर्च पे 10 लाख रुपए का जो खर्चा था, क्या एज ए इनटेंजिबल एसेट दिखा सकते हैं, आंसर इज नो, ये पीएनएल में जाएगा। इसके बाद सर जो एक्स लिमिटेड ने फर्दर खर्चे किए उसमें देख लेते। कहते हैं कि 5 लाख रुपए का खर्चा किया है रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब रिसर्च अभी अधूरा था ना, इन प्रोसेस था, तो 5 लाख रुपए का और खर्चा कर दिया। क्या ये अलोएबल है, आंसर इज नो सर, रिसर्च का कोई भी खर्चा अलोएबल नहीं है, क्लियरली मैंने लिखवा रखा है आपको। तो ये इंटेंजिबल एसेट में आएगा, आंसर इज नो नहीं आएगा। इसके बाद टेक्निकल फिजिबिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए 2 लाख खर्चे करे गए। अच्छा ध्यान रहे, मैंने आपको बताया, वैसे लास्ट लेक्चर में भी बता दिया कि सर डेवलपमेंट फेज जैसे ही स्टार्ट होता है उसके बाद आपको वो कंडीशन फुलफिल करनी है, तो ही क्या होगा सर, तो ही आपके पास में वो चीज़ कंसिडर की जाएगी एज अ इंटेंजिबल एसेट। डेवलपमेंट फेज से पहले आप टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, आप रिसर्च चेक कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है या फिर नहीं, ये चेक कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें पीएनएल में जाएगी, कभी भी उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये आपको क्लियरली मैंने बताया था। तो क्या टेक्निकल फिजिबिलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए जो खर्चा किया गया है, कि हमें चेक करना है कि टेक्निकल फिजिबिलिटी है भी या फिर नहीं, तो ये एक तरीके का ये रिसर्च ही है, क्या अलोएबल है, आंसर इज नो सर, नॉट अलोएबल, ठीक है, ये आपके पास में क्या है सर, अलोएबल नहीं है, ओके। इसके बाद 7 लाख रुपए का खर्चा हुआ है डेवलपमेंट कॉस्ट आफ्टर टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी आपने चेक कर लिया, पॉसिबल है आपके पास में, 2 लाख का खर्चा किया, हमने सारी चीज़ें चेक कर ली। अब कहते हैं कि इसके बाद डेवलपमेंट पे 7 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा कोई यहाँ पे चीज़ बताई गई, आंसर इज नो, मतलब कि हम यह मान के चल सकते हैं कि डेवलपमेंट कॉस्ट जो 7 लाख रुपए सारी कंडीशन को फुलफिल करता है, ठीक है। तो क्या ये अलोएबल है, आंसर इज यस, ये अलोएबल है, ठीक है, ये आपके पास में क्या है सर, ये खर्चा अलोएबल है।
क्योंकि डेवलपमेंट पे खर्चा है। और वैसे भी इसने क्लियरली बताया कि सर वो आफ्टर टेक्निकल फिजिबिलिटी है। टेक्निकल फिजिबिलिटी पे तो आपके पास में क्या हो जाता है सर, रिसर्च आपके पास में जो भी प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो वो कंप्लीट हो गया, टेक्निकल फिजिबिलिटी पे आपने खर्चा किया है, तो ये तो अलोएबल है, ऑब्वियसली आपके पास में अलोएबल है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास में 7 लाख रुपए का खर्चा मान लिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये पॉइंट है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको पहले नॉर्मल पॉइंट से समझाया, कहते हैं कि सर ये 5 लाख रुपए का खर्चा किया, नहीं आएगा, मैंने बता दिया। ये 2 लाख रुपए का खर्चा किया टेक्निकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, नहीं आएगा, मैंने वो बता दिया। 7 लाख रुपए का डेवलपमेंट खर्चा है, आएगा, वो मैंने बता दिया। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जनरल स्टूडेंट यही करते हैं वो मैंने करवाया। अब मैं जो रियल आपको पॉइंट ध्यान रखना है वो मैं बता रहा हूँ। कहते हैं कि प्रोसेस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट प्रोसेस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑब्वियसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा कभी अलाउएबल नहीं होता, तो मैंने कहा कि वो अलाउएबल नहीं होगा। नॉर्मल स्टूडेंट यही करते हैं पॉइंट पढ़ाने के बाद। जैसे ही मैं ये आपके पास में ये जो चार्ट है वो जैसे ही पढ़ा देता हूँ, स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ ओके सर, ये उसके हिसाब से हमने आंसर दे दिया। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप भूल रहे हैं। कौन सा पॉइंट भूल रहे हैं? मैंने कहा था यहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा था ये चीज़, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, ये जो पॉइंट पढ़ा रहा था वहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया था। इवन मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ, यहाँ पे तो मैंने बस ये याद करवाया था आपको। लेकिन ये चीज़ मैं ऑलरेडी जब पहले डिस्कस कर रहा था तब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सर ये जो सारी चीज़ें हैं अगर सेल्फ जनरेटेड है तो वो कंसिडर नहीं होगी, पीएनएल में जाएगी। वहीं पे मैंने आपको ये भी बताया था कि गुडविल का एग्जांपल देते हुए कि अगर ऐसी कोई असेट है जो कि सेल्फ जनरेटेड नहीं है लेकिन आपने परचेज कर ली है, ठीक है, तो परचेज, यही सारी असेट अगर ये परचेज्ड है, हमने परचेज किया है, पेमेंट किया है, तो ये आपके पास में एज पर इंड एस 38 कंसिडर होगा एज ए इंटेंजिबल एसेट। मैंने आपको लिखवाया था, मैंने आपको इस पे क्वेश्चन भी करवाया था कि अगर परचेज गुडविल है, परचेज ब्रांड है, परचेज मार्केट शेयर है, ठीक है, परचेज कस्टमर लिस्ट है, क्या उसे कंसिडर करेंगे? आंसर इज यस, वो एज ए इंटेंजिबल एसेट हो सकता है कंसिडर। सेल्फ जनरेटेड है तो नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे ये बताइए कि वैसे इंडेक्स 38 के हिसाब से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो आपके पास में खर्चा है 10 लाख रुपए का, वो तो अलाउएबल नहीं है, अभी रूल पढ़ा है। लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रहे कि ये ऑलरेडी वाई लिमिटेड ने खर्चा किया था, एक्स लिमिटेड ने क्या किया, इसे परचेज किया है, और इसे परचेज करने के बाद ये खर्चे खुद से किए। ठीक है, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा तो है बट ये परचेज्ड है। ये क्या है सर? परचेज्ड है। परचेज्ड है तो उसे कंसिडर करना है, वो एज ए इंटेंजिबल एसेट दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन का। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, आपने खुद से जो एक्स लिमिटेड ने खर्चे किए उसमें तो राइट आपने सारी चीज़ें बता दी कि रिसर्च का है नहीं होगा, एस्टेब्लिशमेंट के लिए खर्चा किया नहीं होगा, डेवलपमेंट का है हो जाएगा आपके पास में। बट यहाँ पे आपकी थोड़ी गलती हो जाती है कि इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही खर्चा है, बट ये वाई लिमिटेड ने किया था, एक्स लिमिटेड ने तो इसे एक्वायर करते वक्त इसे परचेज कर लिया है। 50 लाख रुपए दिए ना, तो किस लिए दिए? ये सारी चीज़ें के लिए। तो एक तरीके से ये परचेज हुआ है। एक्स लिमिटेड को तो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए का ही खर्चा करना पड़ा। देखिए 10 लाख रुपए का तो ऑलरेडी था, तो वो तो एक असेट मिला है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक गलती हो जाती है हर बार। तो मैंने यहाँ पे आपको वही चीज़ एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको पहले ही बता दिया किस तरीके की गलती आपके पास में हो जाती है। ठीक है, तो मैंने ये फैक्ट्स का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया। फैक्ट्स में आपको यही चीज़ लिखनी है कि सबसे पहले लिखेंगे कि सर प्रोजेक्ट इन प्रोसेस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वेश्चन में पूरा लिखा होगा, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। तो कहते हैं 10 लाख रुपए का खर्चा एज पर रूल कंसिडर नहीं किया जाता है, बट दिस एक्सपेंस इज अक्वायर्ड बाय एक्स लिमिटेड फ्रॉम वाई लिमिटेड। ये अक्वायर्ड है इसलिए इसे कंसिडर किया जाएगा एज पर इंडेक्स 38, सबसे पहला पॉइंट। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि 5 लाख रुपए का जो आपने यहाँ पे एक्सपेंस किया है रिसर्च एंड एक्सपेंस पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस पे,
वो भी नहीं होगा एज पर इंडेक्स 38, क्योंकि रिसर्च एक्सपेंस अलाउेबल नहीं होता। वैसे ही 2 लाख रुपए का खर्चा भी अलाउेबल नहीं है, क्योंकि वो टेक्निकल फिजिबिलिटी को एक्स्टेब्लिश करने के लिए खर्चा हुआ है, वो भी एक तरीके का रिसर्च एक्सपेंस है। और फिर थर्ड पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट मैंने ये लिखवा है 10 लाख रुपए वाला, सेकेंड पॉइंट मैंने ये लिखवा है, ये दोनों एक ही पॉइंट है, इसलिए एक ही आप पॉइंट में लिख सकते हैं कि दोनों ही रिसर्च के खर्चे नहीं अलाउेबल होगा। और थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं 7 लाख रुपए का खर्चा, जो कि डेवलपमेंट कॉस्ट है। ठीक है, तो डेवलपमेंट कॉस्ट आपके पास में अलाउेबल है, तो 7 लाख रुपए का खर्चा अलाउ होगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूँ तो इंटेंजिबल असेट की अमाउंट कितनी होगी, 10 लाख रुपए अक्वायर्ड वाला, और प्लस 7 लाख रुपए डेवलपमेंट वाला, तो 17 लाख रुपए का इंटेंजिबल असेट आपकी बैलेंस शीट में दिखेगा, आपकी मतलब कि एक्स लिमिटेड की। ठीक है, तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन एक्सप्लेन की, उसके बाद 3 पॉइंट लिखने हैं। किस में सर, पैराग्राफ नंबर 2 में, फैक्ट ऑफ आपके पास में क्वेश्चन। 3 पॉइंट कौन से, सबसे पहले ये एक्सप्लेन करो, ये आएगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में ये दोनों एक्सप्लेन कर दो कि नहीं आएगा, और थर्ड पॉइंट में लिखो कि 7 लाख आएगा। बस इतना ही लिखना है सेकेंड पैराग्राफ में। और थर्ड पैराग्राफ में बस आपको टोटल करके दे देना है। थर्ड पैराग्राफ मतलब कि सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आपको बस ये बता देना है कि सर सॉल्यूशन के हिसाब से अगर हम आंसर दें, ठीक है, तो कहता है इनटेंजिबल असेट intangible asset as per Ind AS 38 इज इक्वल टू, कहता है कि 10 लाख प्लस 7 लाख, और ये आपके पास में हो जाता है 17 लाख रुपीज एज अ इनटेंजिबल असेट। किसकी बुक्स में दिखेगा सर, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ये भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन भी आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन भी लिख देना कि इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड इनटेंजिबल असेट शुड बी शोन एट द वैल्यू ऑफ 17 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये आपके पास में आरटीपी एमटीपी का कोई क्वेश्चन है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बढ़िया रहेगा आपके पास में जब रिवीजन कर रहे होगे तब इस पॉइंट को रिवाइज करने के लिए। ये वाला पॉइंट ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, ये प्रोजेक्ट इन प्रोसेस 10 लाख रुपए। बाकी पॉइंट तो नॉर्मल ही थे, ऐसे ही आंसर दे दिए होंगे आपने। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 10 लाख रुपए, कि जो जनरली स्टूडेंट कहते हैं कि रिसर्च का खर्चा नहीं आएगा, बट आपको ये भी देखना है कि क्या ये खर्चा अक्वायर्ड है, तो फिर वो असेट बनेगा इंटेंजिबल असेट। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास में था। चलिए, तो अब यहाँ पे आपके पास में नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि करवा दूंगा, तो वो करवा दिया। अब यहाँ से आपके पास में जो मेन लेक्चर आपके पास में स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि इंडेक्स 16 का ही 90% पार्ट आज के लेक्चर में रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ें वही मुझे बतानी है, तो वो एक तरीके से रिवाइज होगी। ठीक है, तो आई होप कि आप इंडेक्स 16 का रिवीजन करके आ रहे होंगे। मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ एक्सप्लेनेशन वहाँ पे हो चुकी है, तो यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आ जाइए। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सर ये आपके पास में जो चल रहा है वो टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट में ये चल रहा था इनिशियल मेजरमेंट। ठीक है, ये चल रहा था इनिशियल मेजरमेंट। अब आपके पास में क्या पॉइंट होगा, सबसेक्वेंट मेजरमेंट। तो आप मेरे साथ अब सबसेक्वेंट मेजरमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाइए, सबसेक्वेंट मेजरमेंट को हम आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हेडिंग देंगे सबसेक्वेंट मेजरमेंट। सबसेक्वेंट मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसेक्वेंट मेजरमेंट में अब आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले ही आपके पास में बता दूं कि सबसेक्वेंट मेजरमेंट भले ही हेडिंग दिया है, बट सेम एज आपके पास में, सेम एज इंडेक्स 16। इंडेक्स 16 नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ मैं वापस से एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ जो चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ, जिससे मुझे बेसिकली मैं ये सारी चीज़ें क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बस याद करवाने के लिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें सेम है सबसेक्वेंट मेजरमेंट। तो याद करिए, सबसेक्वेंट मेजरमेंट में मैंने आपको कहा था कि इसको मेजर करने के दो तरीके हैं।
इनिशियल मेजरमेंट में एक ही तरीका मिलता है, कॉस्ट मेथड। सब्सिक्वेंट के लिए आपको दो ऑप्शन होते हैं, दोनों में से आप जो चाहे वो अपना सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो वो चीज़ आपके पास में हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट कॉस्ट मॉडल, आप उसे अपना सकते हैं अगर चाहे तो, कॉस्ट मॉडल। सेकेंड आपके पास में ऑप्शन रहता है रिवैल्यूएशन मॉडल, आप चाहे तो रिवैल्यूएशन मॉडल भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या है सर? कॉस्ट मॉडल का मतलब वही इनिशियल मेजरमेंट में आप जो अमाउंट आपने निकाला होगा, जिसे हम बेसिकली कॉस्ट कहते हैं, इनिशियल मेजरमेंट में आपने जो भी कॉस्ट निकाली वो डायरेक्ट ले लेनी है। ठीक है, तो कहते हैं कि कॉस्ट मॉडल में और कुछ नहीं है, ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत भी नहीं है। कहता है जो कॉस्ट निकाली है वही लेना है, इसमें से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है। वही चीज़ लिखवा रहा हूँ जो इंडेक्स 16 में लिखवाया था। बस यहाँ पे ध्यान रहे, जब हम वर्ड टेंजिबल असेट कहते हैं तो टेंजिबल असेट के लिए वर्ड होता है डेप्रिसिएशन। वहीं पे अगर मैं कहूँ इनटेंजिबल असेट है, इनटेंजिबल असेट के लिए वही वर्ड को, डेप्रिसिएशन को हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। ठीक है, दोनों एक ही है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन दोनों एक ही है। बट ध्यान रहे, जब इनटेंजिबल असेट वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये इंडेक्स 38, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वर्ड अमोर्टाइजेशन, क्योंकि इनटेंजिबल असेट के लिए वर्ड होता है अमोर्टाइजेशन। वहीं पे अगर टेंजिबल एसेट है तो हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ करते हैं, दोनों एक ही है, बट वर्ड वही यूज़ करना है जो आपके पास में प्रॉपर है। तो कहते हैं कि कॉस्ट में से आप क्या करेंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, वही इंडेक्स 38 में लिखवाया था। तो कहते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बस यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट है इसलिए वर्ड यूज़ करूँगा अमोर्टाइजेशन, और कुछ नहीं। अमोर्टाइजेशन आपके पास में डेप्रिसिएशन ही है, बट यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो जो भी आपके पास में कॉस्ट है, कॉस्ट में से माइनस कर देंगे क्या चीज़ सर, अमोर्टाइजेशन, अक्यूमुलेटेड टोटल बेसिकली। इसमें से एक और चीज़ माइनस करते थे, इंडेक्स 16 में भी मैंने लिखवाया था, और वहाँ पे भी, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखवा रहा हूँ, कि लिखवा तो रहा हूँ बट पढ़ेंगे इंडेक्स 36 में। कहते हैं कि अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा, इस बार यहाँ पे इस चैप्टर में, मतलब इंडेक्स 38 में, इम्पेयरमेंट लॉस पे हमें बेस एक दो पॉइंट मुझे पढ़ाने होंगे। हालांकि डिटेल आपके पास में कहाँ पे है, इंडेक्स 36 में पढ़ेंगे। यहाँ पे भी आपको लिखना है तो लिख लीजिए, वैसे इंडेक्स 16 में लिखवा रखा है, इंडेक्स 36 है इसके लिए, जहाँ पे इसे आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे इस पे बेस आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन है जो मुझे करवाना है आपको बाद में, तो उस पे क्या है कि इम्पेयरमेंट लॉस का दो तीन पॉइंट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगा इंडेक्स 36 में। बट वही चीज़ सारी डिटेल में इंडेक्स 36 में है, तो इसके बाद के या फिर दो तीन इंडेक्स में ही मैं इंडेक्स 16 पे आपको पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपके पास में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जितना यहाँ पे यूज़फुल है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, बट बाकी का जो भी हमें पढ़ना है इम्पेयरमेंट लॉस के इंडेक्स 36 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स 16 में देखें और इंडेक्स 38 में देखें, तो यहाँ पे दोनों में एक ही फ़र्क है, बस वर्ड का, वो है ये अमोर्टाइजेशन। वहाँ पे डेप्रिसिएशन दिख रहा था, यहाँ पे अमोर्टाइजेशन दिख रहा है, फ़र्क और कुछ नहीं। ठीक है, फ़र्क और कुछ नहीं। रिवैल्यूएशन मॉडल वही सेम, लिखना है तो साथ में लिख सकते हैं, वैसे वही सेम है। अब बेसिकली कहता है कि बस यहाँ पे कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल में फ़र्क इतना ही, ये फेयर वैल्यू का कंसिडर करता है। ठीक है, तो कहते हैं फेयर वैल्यू आपको लेनी है। ओके जी, फेयर वैल्यू ऑन रिवैल्यूएशन, जब आप रिवैल्यूएशन ये मॉडल अपना रहे उस टाइम की आपको लेनी है ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो फेयर वैल्यू ऑन रिवैल्यूएशन जो भी आपके पास में है उसे लेना है। इसमें से सेम आपके पास में चीज़ें माइनस करनी है। ठीक है, कहते हैं अक्यूमुलेटेड आपके पास में अमोर्टाइजेशन,
ठीक है, या फिर यही कॉपी कर लेते, यही सारी चीज़ें हैं तो ये लीजिए, इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, और ये आपके पास में सॉल्यूशन में आ जाएगा, लीजिए। ओके, तो ये रिवैल्यूएशन मॉडल हो गया। तो दोनों में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ वर्ड का फ़र्क है, अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन, और कोई नहीं, और कोई नहीं। ठीक है, अच्छा, रिवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल, यहाँ पे मैंने सबसे पहले यही लिखवाया था इंडेक्स 16 में भी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के वक्त। अब इसके बाद मैंने कहा था कि कॉस्ट मॉडल अगर अपना रहे तो इसके लिए इतना ही पॉइंट है, ख़त्म। बट रिवैल्यूएशन के लिए और भी पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, रूल है। ठीक है, और रूल मैंने आपको इंडेक्स 16 में लिखवाए थे। ठीक है, वही यहाँ पे भी है। ठीक है, वही सेम रूल है, यहाँ पे भी आपको रखने हैं। ओके, तो मैंने कहा, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ कि सेम एज इंडेक्स 16 है। ठीक है, सेम एज इंडेक्स 16 है। तो कहते हैं कि जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे, ऑल टॉपिक्स ऑफ, ऑल टॉपिक्स ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल आर सेम एज इंडेक्स 16। तो इंडेक्स 16 में आपने जो टॉपिक्स पढ़े थे वही है यहाँ पे भी आपको चीज़ें। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास में हो जाता है कंप्लीट, क्योंकि इंडेक्स 16 में मैं आपको ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे तो बस मुझे ये लिखवाना था कि सेम एज आपके पास में क्या है सर, इंडेक्स 16 है, कंप्लीट। ठीक है, तो इंडेक्स 16 में से ये पॉइंट्स ज़रूर रिवाइज करिए, और इस पे बेस कुछ क्वेश्चन है तो वो भी देख लेते हैं। आइए, इस पे बेस हमारे पास में है क्वेश्चन, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, इलस्ट्रेशन 9 को ओपन करिए जल्दी से। इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए ज़रा एक बार के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या कहा गया है? कहता है कि वही इंडेक्स 16 का ही क्वेश्चन है। इंडेक्स 16 में मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। बस मैंने कहा था कि यहाँ पे वर्ड इनटेंजिबल असेट यूज़ होता है, वहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था। क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है, तो ये एक तरीके से रिवीजन है, आप खुद से भी कर सकते हैं चाहे तो। कहते हैं कि एस लिमिटेड करके कोई कंपनी है, एक्वायर करती है इनटेंजिबल असेट को ऑन 31 मार्च 2001। 31 मार्च 2001 को यहाँ पे क्या हुआ है सर, यहाँ पे बेसिकली कंपनी ने एक इनटेंजिबल असेट को अक्वायर किया है। एक मिनट जरा, ठीक है, 31 मार्च 2001 को। ओके, कितने में? कहता है कि ₹1 लाख, फॉर ₹1 लाख। 1 लाख रुपए में कंपनी कोई एस लिमिटेड करके है जिन्होंने इंटेंजिबल असेट को अक्वायर किया है 31 मार्च 2001 को। अब कहता है कि असेट को रीवैल्यू किया गया, रीवैल्यू एट 1,20,000 ऑन 31 मार्च 2002। 31 मार्च 2002 को इसे रीवैल्यू किया गया और इसकी वैल्यू लगाई गई 1,20,000। इसके बाद इसे वापस से रीवैल्यू करा गया। कहते हैं कि उसकी वैल्यू लगाई गई 85,000। कब? कहता है 31 मार्च 2003 को। तो इसे रीवैल्यू किया गया है 2 बार, एक 31 मार्च 2002 को, उसके बाद 31 मार्च 2003 को। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा। कहते हैं कि इस बार जे लिमिटेड करके कोई कंपनी है जिन्होंने एक्वायर किया इंटेंजिबल असेट। कब? कहते हैं 31 मार्च 2001 को। अमाउंट वही ऊपर की तरह ही है, 1 लाख रुपीज़ में। असेट रीवैल्यू किया गया, इन्होंने भी रीवैल्यूशन किया है, और कहते हैं कि रीवैल्यू किया गया 85,000 रुपीज़ में 31 मार्च 2002 को। इसके बाद कहता है कि 1,05,000 खर्चा किया गया, बेसिकली रीवैल्यू किया गया। कब? 31 मार्च 2003 को।
आपको कहता है कि दोनों ही कंपनी रीवैल्यूएशन मॉडल को अपनाती है, यूज रीवैल्यूएशन मॉडल। और साथ में आपको ये बताया गया है कि रिकमेंड करिए कि ये जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, इसे आप कैसे शो करेंगे, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसे आप कैसे शो करेंगे, ठीक है, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसकी बेसिकली आपको ट्रीटमेंट बतानी है और कुछ नहीं, कि क्या ट्रीटमेंट होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? सिंपल सा है, ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको साइड में ही इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्स 16 में ये पूरे का पूरा क्वेश्चन विथ जनरल एंट्री आपको करवा चुका हूँ। नहीं याद आ रहा है तो नोटबुक ओपन करिए, तो आपको पता चल जाएगा। कहते हैं कि एस लिमिटेड ने सबसे पहले अक्वायर किया असेट को 31 मार्च 2001 को 1 लाख रुपए। तो ये आपके पास में मैंने कह दिया कि ये जो है अमाउंट 1 लाख रुपीज कब है सर? 31 मार्च 2001। असेट अक्वायर किया है, असेट डेबिट होगा, और पेमेंट जैसे किया है टू बैंक अकाउंट या फिर कैश। ठीक है, ये असेट की सबसे पहले आपके पास में एंट्री होगी और असेट आपकी बैलेंस शीट में दिखना शुरू हो जाएगा। खत्म। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपके पास में 31 मार्च 2002 आएगा। अब 31 मार्च 2002 आए, तब आपको कहा गया कि इसकी वैल्यूएशन की गई, और वैल्यूएशन करा गया और बताया गया कि सर ये जो 31 मार्च 2002 है, उस पर इसकी वैल्यू कर दी गई 1,20,000। तो मुझे बताइए वैल्यू क्या इंक्रीज हो गई? आंसर इज यस सर, वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 20,000 रुपीज। ठीक है, तो 31 मार्च 2002 आया, इसकी वैल्यू कितनी कर दी गई? 1,20,000। अच्छा, किसी स्टूडेंट को ये भी डाउट हो सकता है कि सर 1 लाख रुपए जो है 31 मार्च 2001 को थे, अब 31 मार्च 2002 को इसमें से डेप्रिसिएशन भी तो माइनस करना होगा। बट मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन ने खुद कहा है कि इग्नोर करिएगा डेप्रिसिएशन को। अच्छा, वर्ड यहाँ पे ध्यान रहे, अमोर्टाइजेशन यूज करेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं, क्योंकि इंटेंजिबल इंडेक्स 38 की डिस्कशन हो रही है। तो कहते हैं अमर्टाइजेशन लगा होगा, आंसर इज नो, इग्नोर करने के लिए कहा गया। वैसे हम कुछ नहीं कहा होता है तो एसएलएम बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं, तो 1 लाख डिवाइड बाई इसकी यूजफुल लाइफ जितनी होती है, डिवाइड बाई करके हम इसका डेप्रिसिएशन मतलब कि अमर्टाइजेशन माइनस करते। बट यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि ना इसकी यूजफुल लाइफ बताएंगे और ना ही आपको अमर्टाइजेशन की कैलकुलेशन करनी है, उसे कम्प्लीटली इग्नोर करना है। तो उसे इग्नोर करते हुए हमने कहा कि 20,000 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है 2002 को, जब आपने वैल्यू किया, रिवैल्यू। अब मुझे ये बताइए कि जब आपने असेट परचेज किया, जनरल एंट्री की, आंसर इज यस सर, असेट डेबिट टू बैंक या फिर कैश। उसके बाद रीवैल्यू करने के बाद 20,000 का ये इंक्रीमेंट हुआ है, इसकी एंट्री क्या करेंगे? लिखवाइए, इंडेक्स 16 में मैं से इस पे क्वेश्चन भी करवाया है, जनरल एंट्री भी आपको नोट्स में लिखवाया है और इस पे बेस क्वेश्चन भी करवाया है। कहते हैं कि क्या रहेगा इसका जनरल एंट्री? सिंपल है, 20,000 इंक्रीज हुआ है तो आपके पास में जो असेट है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो उसे डेबिट करेंगे। तो जो भी असेट है, इंटेंजिबल असेट, असेट अकाउंट डेबिट, इंटेंजिबल असेट है तो इंटेंजिबल लिखेंगे, इंटेंजिबल असेट अकाउंट डेबिट टू, ध्यान रहे फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो कहाँ पे जाएगा सर? रिवैल्यूएशन सरप्लस में, और नुकसान होता तो सर पीएनएल में। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा रखा है सारी चीज़ें। तो कहते हैं टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्योंकि फ़ायदा हुआ है 20,000 20,000। लो जी, ये आपके पास में जनरल एंट्री हो जाती। ठीक है, अब इसके बाद 31 मार्च 2003 आया, कहते हैं कि उसका रीवैल्यू वापस से किया गया और क्वेश्चन ने कहा कि इस बार इसका वैल्यूएशन हुआ है 85,000। कब सर? 31 मार्च 2003। अब असेट कितने का है सर? 1,20,000। जनरल एंट्री की ना, तो असेट की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है? 1,20,000 बुक्स में दिख रहा है।
पहले 1 लाख थी, जनरल एंट्री हमने 20,000 और बढ़ा दी क्योंकि रिवैल्यूएशन हुआ था। तब असेट दिख कितने कराए, 1,20,000। अब 1,20,000 का असेट का रिवैल्यूएशन वापस से किया गया 31 मार्च 2003 को, और पता चला कि उसकी वैल्यू अब 85,000 हो चुकी है। तो कहते हैं कि अब क्या हो गया, अब कहते हैं कि वैल्यू डिक्रीज हो गई, कितने से, वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 1,20,000 में से 85,000 माइनस करिए, तो 1,20,000 माइनस 85,000, तो अमाउंट आ रहा है 35,000 का। तो ये 35,000 का लॉस हो गया। अगेन क्वेश्चन ने ट्रीटमेंट पूछा है पूरे का पूरा, तो जनरल एंट्री भी आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। वैसे तो जनरलिस्ट क्वेश्चन जब क्लियरली बताता है कि इसकी जनरल एंट्री चाहिए तभी हम जनरल एंट्री लिखते हैं, बट ये तो मेरा रिकमेंडेशन है कि जब वो ट्रीटमेंट पूछ रहा है तो जनरल एंट्री भी एक आध दो है छोटी मोटी, तो वो इसे लिख के आइए, ठीक है। यहाँ पे वैसे रिकमेंड नहीं, बेसिकली आईसीआई का यहाँ पे सॉल्यूशन में रिकमेंड नहीं किया गया कि जनरल एंट्री लिखे, बट मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जनरल एंट्री लिख लीजिए, एक दो एंट्री है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 35,000 का लॉस हुआ है, और लॉस कहाँ पे जाता है सर, पीएनएल में, और असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली नॉर्मल एंट्री क्या होती है, पीएनएल डेबिट टू असेट, बट अगेन इंड एस 16 में मैंने कहा था कि अगर इससे पहले कोई फायदा हुआ है तो सबसे पहले ये लॉस को वहाँ से सेट अप होगा। मतलब कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में 20,000 डाला था पिछली बार, यस सर, तो उसे पहले डेबिट करो, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट, कितना सर, 20,000, और लॉस कितने का हुआ है, टू असेट, लॉस हुआ है 35,000 का। तो रिमेनिंग जो है वो पीएनएल में जाएगा, पूरे का पूरा पीएनएल में नहीं जाएगा 30,000 या फिर 35,000 जितना भी लॉस हुआ है, रिमेनिंग अमाउंट जाएगा। तो कहते हैं कि 35,000 का लॉस हुआ है, ठीक है, बट 20,000 तो आपके पास में रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाले थे ऑलरेडी, वो यहाँ से सेट ऑफ होगा, और उसके बाद रिमेनिंग 15,000 वो पीएनएल में जाएगा। क्लियर है। तो ये आपके पास में सॉल्यूशन हो गया पॉइंट नंबर 1 का। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर है। इंड एस 16 में ये क्वेश्चन करवा दिया था, ये बस यहाँ पे इंटेंजिबल असेट के नाम से बस वही सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। और मैं ये पॉइंट नंबर 2 आपको होमवर्क में दे सकता हूँ, वैसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, बाकी आप ये होमवर्क में कर सकते हैं। क्या चीज़ है, कहते हैं कि सबसे पहले अक्वायर किया है इंटेंजिबल असेट को 1 लाख रुपए का, तो वही जनरल एंट्री सबसे पहले होगी कि सर असेट डेबिट टू बैंक, या फिर केस 1 लाख रुपीज़। इसके बाद रिवैल्यूएशन हुआ है, और रिवैल्यूएशन में इस बार हुआ कि लॉस 85,000 का हो गया, तो आपके पास में कितना सर, 1 लाख माइनस 85,000, तो कहते हैं 15,000 का लॉस हुआ है। तो इस बार यहाँ पे एंट्री क्या होगी सर, यहाँ पे एंट्री होगी आपके पास में, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एंट्री होगी सर पीएनएल डेबिट 15,000 से, और असेट की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, इसलिए टू असेट, या फिर यहाँ इंटेंजिबल असेट वर्ड यूज़ करिएगा, तो कहते हैं 15,000, ये आपके पास में एंट्री हो गई, और वैल्यू असेट की हो गई 85,000। ये जैसे ही जनरल एंट्री करेंगे, वैल्यू इंटेंजिबल असेट की 1 लाख से हो जाएगी 85,000, ठीक है, ये आपके पास में। इसके बाद वापस से रिवैल्यूएशन हुआ, 1,05,000, 1,05,000 रुपीज़ कर दिया गया, तो फ़ायदा हो गया। अब फ़ायदे में आपको क्या करना है, सिंपल देखना है कि कितना फ़ायदा हुआ, तो कहते हैं 85,000 से 1,05,000 हुआ, फ़ायदा हुआ है 20,000 का। तो कहते हैं जनरल एंट्री क्या होगी, तो कहते हैं कि असेट डेबिट 20,000 से, असेट डेबिट 20,000 से, 20,000 का फ़ायदा हुआ है, असेट अकाउंट डेबिट, इंटेंजिबल असेट अकाउंट डेबिट कितना से सर, 20,000 से, और फ़ायदा हुआ है तो आप तुरंत क्या करेंगे सर, रिवैल्यूएशन सरप्लस में 20,000 डालेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। कहते हैं पीएनएल को सेटअप करो, लॉस उसमें सेटअप करो, उसके बाद जो बच जाता है वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। तो कहते हैं कि सर आपके पास में ये जो पिछली बार रिवैल्यूएशन में कितना डाला था, मतलब पीएनएल में कितना डाला था, कहते हैं 15,000, तो 15,000 पहले उसमें होगा, बाकी बच गया वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा 5,000, इंड एस 16 में करवाया था, ठीक है। तो एक बार इसका सॉल्यूशन भी मैं दिखा देता हूँ, वैसे इन्होंने जनरल एंट्री नहीं लिखा होगा, बट हमें लिखना है, ठीक है। तो कहते हैं देखिए, एस लिमिटेड में आपको बेसिकली कहा गया है कि 20,000 का सबसे पहले फ़ायदा हुआ है, हम जनरल एंट्री भी लिख के आपको बता चुके हैं।
कहते हैं कि ये आपके पास में कहाँ जाएगा सर, क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस में। ठीक है, क्रेडिट होगा 20,000 का फायदा, क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस में 20,000 का फायदा। इसके बाद क्या हुआ था सर, इसके बाद लॉस हुआ था 15,000 का। सॉरी, यहाँ पे कितना हुआ था ये मैंने आपको बताया था, 35,000 का हुआ था आई थिंक, हाँ 35,000 का लॉस हुआ था, जिसमें से मैंने कहा था कि 20,000 सबसे पहले सेट ऑफ होगा, 20,000 सेट ऑफ होगा। ठीक है, और उसके बाद रिमेनिंग 15,000 कहाँ पे जाएगा सर, पीएनएल में एज ए एक्सपेंस, पीएनएल, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाया था कि 35,000 का वैसे लॉस हो रहा है, बट एंट्री कहता है कि पीएनएल में सिर्फ 15 जाएगा, क्योंकि रिसर्च और आपके पास में ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है, ठीक है, उसमें 20,000 है, राइट, तो वहाँ से सेट अप होगा। इसके बाद जे लिमिटेड का यहाँ पे दिया गया पॉइंट, कहते हैं कि सर 15,000 का सबसे पहले लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, पीएनएल में जाएगा एज ए एक्सपेंस। इसके बाद कहते हैं कि सर 20,000 का फायदा हुआ, तो कहते हैं 15,000 उसमें से सबसे पहले सेट ऑफ होंगे, ठीक है, इनकम में डालेंगे, ताकि वो पीएनएल में एक्सपेंस जो है वो सेट ऑफ हो, इनकम में डालेंगे। बाकी बचा 5,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इंडेक्स 16 में करवा चुका हूँ मैं आपके पास में, राइट। ये पॉइंट आपके पास में कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे मुझे जो आगे करवाना है, ये पॉइंट सिंपल सा था, मुझे बस ये लिखवाना था आपके पास में, वैसे इंडेक्स 16 में आप कर चुके हैं। ठीक है, कहते हैं आपके पास में कि सर ये जो अमर्टाइजेशन वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, वहाँ पे डेप्रिसिएशन था, तो उसके लिए आपके पास में वही चीज़ मैं वापस से यहाँ पे बस दोहरा देता हूँ और कुछ नहीं। अमर्टाइजेशन कहते हैं कि सर डेप्रिसिएशन के कौन कौन से तरीके थे, वैसे ही यहाँ पे भी तरीके हैं अमर्टाइजेशन के लिए। सबसे पहले एसएलएम, स्ट्रेट लाइन बेसिस मेथड, कुछ भी नहीं कहा तो हम ऑलवेज यही लेते हैं, आपको पता ही है। इसके बाद डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू, डब्ल्यूडीवी मेथड, ठीक है, एसएलएम मेथड, और इसके बाद एक और यहाँ पे आपको बताया गया यूनिट मेथड। ये भी आपके पास में इंडेक्स 16 में था कि यूनिट के बेस पे वो बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, यूनिट मेथड। यूनिट के बेस पे मतलब कहते हैं कि सर यूनिट आपके पास में जितने होते हैं उसके बेसिस पे आपके पास में यहाँ पे किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास में टोटल यूनिट जो आपके पास में एक मशीनरी है फॉर एग्जांपल, उसका अमोर्टाइजेशन करना है, डेप्रिसिएशन बेसिकली यहाँ पे अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज होगा, तो कहते हैं कि उसका अमोर्टाइजेशन करना है। अब फॉर एग्जांपल ये मशीन की जो लाइफ है ना वो यूनिट पे बेस है, और मशीन की लाइफ जो है वो फॉर एग्जांपल 50,000 यूनिट ही प्रोड्यूस करेगी, और 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद ये मशीन ख़त्म। तो ये मशीन की लाइफ यूनिट पे बेस है, ना कि कोई इलेक्ट्रिसिटी, ना कि कोई ईयर। ठीक है, तो कहते हैं कि यूनिट पे बेस आपके पास में इसकी लाइफ है। तो इसका कौन सा मेथड यूज़ होगा, यूनिट मेथड। तो यूनिट मेथड कहता है कि आप जितना हर साल आपके पास में यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उसके हिसाब से इसका अमोर्टाइजेशन निकाला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ईयर वन कहता है कि 20,000 आपने यूनिट प्रोड्यूस किए, तो इसका अगर अमोर्टाइजेशन कितना अमाउंट होगा निकालना है तो सिंपल है, कहते हैं 20,000 जितने यूनिट प्रोड्यूस करे हैं डिवाइड बाई आपको टोटल यूनिट करना है 50,000, ठीक है, और अमोर्टाइजेबल अमाउंट मतलब कि मशीन की अमाउंट कितनी है, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए में लिया था, 10 लाख रुपीज़, ठीक है, तो कहते हैं 10 लाख आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये आपके पास में 10 लाख इंटू 20 डिवाइड बाई 50, जो भी आंसर आया ये अमोर्टाइजेशन अमाउंट ईयर वन का हो गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा, ठीक है, तो ये आपके पास में अमाउंट हो गया। तो ये अमोर्टाइजेशन बस मुझे ये बताना था कि वही है इंडेक्स 16 में जो पढ़े थे, कोई यहाँ पे नया पॉइंट्स नहीं है, तो वो पॉइंट आपके पास में क्लियर था। इंडेक्स 16 में मैंने करवा दिया था, इस पर क्वेश्चन भी करवाया था उस टाइम पे,
एग्जाम्पल के हिसाब से। तो वही है। बस यहाँ पे एक और पॉइंट है, एक अलग से आपको इस पे बेस एक मेथड बताई गई बेसिकली, इस पे बेस एक मेथड बताई गई, वैसे अलग से बताया गया है आपके आईसीए मॉड्यूल में इस पे मेथड। कहते हैं कि एक और मेथड है जो बहुत ही रेयर यूज़ होता है, ठीक है, वो है आपके पास में मेथड ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन रेवेन्यू। जितना रेवेन्यू होता है उसके हिसाब से ये अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पे लिखेगा रेयरली यूज, रेयरली यूज्ड, बहुत ही रेयर केस में आपके पास में ये यूज होता है। बिकॉज कहते हैं कि इंडेक्स 16 का कहना है कि ये मोस्टली इनअप्रोप्रिएट है, मोस्टली इनअप्रोप्रिएट, ये यूज़ करना सही नहीं है, क्योंकि इससे आपके पास में जो अमाउंट निकल के आती है, अकाउंटिंग होती है, वो गलत होगी, ठीक है। बट अप्रोप्रिएट, बट मैं कह रहा था कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इंडेक्स 38 ने कहा कि हाँ, इस केस में आपको ये मेथड अपना सकते हैं अगर आपके पास में यूजेबल है तो। एक कौन सा? कहता है कि जब रेवेन्यू ही आपका, रेवेन्यू रेवेन्यू ही आपका बेसिकली क्या है सर, लिमिटिंग फैक्टर, रेवेन्यू इज लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। कहता है कि रेवेन्यू ही आपका लिमिटिंग फैक्टर है, रेवेन्यू ही सब कुछ है, ठीक है। वैसे तो सर हर एक बिजनेस के लिए रेवेन्यू ही होता है, बट हर एक बिजनेस में आपके पास में मशीन जो है, आपके पास में जो प्रोडक्ट्स है, उसकी अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपने हिसाब से चलती है। बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे रेवेन्यू के अलावा कुछ है ही नहीं, मतलब रेवेन्यू खत्म तो नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू के अलावा कुछ नहीं है, बेसिकली ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ कि टोल टैक्स, ठीक है, टोल एग्जांपल है आपके पास में, आपको पता होगा, ना पता हो तो भी बता दूं कि इसमें क्या होता है कि इनको कई बार ऐसा कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल आपने जो भी खर्चा किया कॉन्ट्रैक्टर ने, तो कॉन्ट्रैक्टर को इसकी रिकवरी कैसे होती है, तो गवर्नमेंट इनको कहती है कि आप इस पे आप जो है टोल लगा सकते हैं। ये जो बेसिकली आपके पास में टोल टैक्स रोड पे जो है बेसिकली बीच में आपको दिखाई देता है, कहीं ना कहीं हमें रोड टोल टैक्स पे करना होता है, ठीक है। तो ये आपके पास में हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपने ये जो रोड बना है, इसका पेमेंट कैसे होगा, तो गवर्नमेंट इन्हें राइट देती है टू कलेक्ट टोल, ठीक है। तो फास्टैग आपने पता होगा, फास्टैग से हम पेमेंट करते हैं, तो राइट दिया गया है। और राइट कई बार गवर्नमेंट ऐसे देती है कि फॉर एग्जांपल आप जब तक, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 15 करोड़, गवर्नमेंट ने कहा कि आप जब तक 15 करोड़ पेमेंट रिसीव नहीं कर लेते, तब तक आप ये टोल कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट का राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि लिमिटिंग फैक्टर ही आपके पास में रेवेन्यू है, जब तक 15 करोड़ रिकवर नहीं होते तब तक आपकी लाइफ है। तो यहाँ पे इसके अलावा कोई फैक्टर बचा ही नहीं कि आप उस पर बेस अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट कर पाए। तो ऐसे केस में इंडेक्स 38 ने कहा कि हाँ ठीक है, इस केस में आप एज अ रेवेन्यू बेस आप अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी हर एक केस में इनअप्रोप्रिएट बताया गया, ठीक है। तो जहाँ पे रेवेन्यू के अलावा कुछ है ही नहीं, उस टाइम पे इंडेक्स 38 ने कहा कि ठीक है, इसमें आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके अलावा इट इज़ इनअप्रोप्रिएट, ठीक है जी। तो ये आपके पास में हो जाता है। अच्छा, ये रेवेन्यू अमोर्टाइजेशन का छोटा सा पॉइंट था, वो मैंने आपके पास में डिस्कस कर लिया, ठीक है। चाहे तो लिख सकते हैं इसे शॉर्ट में, जैसे कि मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आ जाइए मेरे साथ, कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 ओपन कर लेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए, जनरल जनरल क्वेश्चन है कुछ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। जनरल क्वेश्चन देखिए ज़रा, कहते हैं कि एंटिटी है रेगुलरली प्लेस एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजिंग इस प्रोडक्ट एंड इंक्लूड्स अ रिप्लाई स्लिप फ्रॉम, आपके पास में जो भी बेसिकली कस्टमर हो गया, ठीक है, उनके पास से जो भी रिप्लाई होता है इंडिविजुअल, वो कलेक्ट करते हैं। तो इनके पास बेसिकली क्या है, एडवर्टाइजिंग करवाते हैं बेसिकली न्यूज़पेपर में,
और जो भी स्लिप होती है इनके द्वारा, जो भी रिप्लाई स्लिप होती है वो कलेक्ट करके रखी है इन लोगों ने, ठीक है, जिसे हम बेसिकली कस्टमर डेटा कहते हैं। तो कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट डेट एंटिटी में पास ऑन इंडिविजुअल्स डिटेल टू अदर सेलर ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट। कहता है कि अनलेस द इंडिविजुअल टिक अ बॉक्स इन एडवर्टाइजमेंट, कहा गया है, कहते हैं कि जो डिटेल है, ठीक है, ये आपके पास में बेसिकली एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, एडवर्टाइजमेंट करती है, तो इनके पास काफ़ी सारे कस्टमर आते होंगे कि हमारी ये प्रोडक्ट है, उनका एडवर्टाइजमेंट करवा दीजिए। तो कंपनी क्या करती है, इन सबको एक फॉर्म देती है और वहाँ पे आपको क्या करना होता है कि सारी अपनी इन्फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपका बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट की कैसे एडवर्टाइजमेंट क्या करवाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है, ठीक है। और एंटिटी ये सारी डिटेल को अपने पास एज अ स्लिप कलेक्ट करके रखती है। अब कहा यह गया कि अगर यहाँ पे वैसे ये फॉर्म में एक बॉक्स भी दिया गया है, कहा गया है कि अनलेस इंडिविजुअल टिक अ बॉक्स, बॉक्स पे टिक करते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन कहीं पे पास नहीं की जाती, बट अगर नहीं किया है तो बेसिकली क्या होता है कि ये कंपनी एज अ इंफॉर्मेशन आप दूसरे सिमिलर सेलर को ये प्रोडक्ट के बारे में बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है, तो ये डेटा एक तरीके से, तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंटिटी हैज़ असेंबल अ लिस्ट ऑफ कस्टमर, ये पूरी की पूरी लिस्ट प्रिपेयर करी गई, ठीक है। और एंटिटी वुड लाइक टू रिकॉग्नाइज एन असेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू बी डिराइव फ्रॉम द लिस्ट। तो एंटिटी चाहती है कि ये जो लिस्ट प्रिपेयर करी है उसे एज ए इंटेंजिबल असेट दिखाया जाए, क्योंकि इस पे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है। एंटिटी का ये कहना है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, ऐसा एंटिटी का कहना है। तो बेसिकली आपको ये पूछा गया है कि आप बताइए इंटेंजिबल असेट जो आपके पास में इंडेक्स 38 है उसके हिसाब से क्या कंपनी का कहना ठीक है, कस्टमर लिस्ट को क्या एज अ इंटेंजिबल असेट दिखा सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो वैसे देखा जाए तो हाँ, हमें एक तरीके से ये असेट तो दिख रहा है क्योंकि एक लिस्ट है, कंपनी की असेट हो चुकी है। तो क्या इसे इंटेंजिबल असेट दिखा सकते हैं? हाँ, ये आपके पास में ऐसे देखने में तो हमें लिखता है, बट जैसे कि मैंने कहा था कि सर देखने में तो काफ़ी सारी असेट आपको इंटेंजिबल असेट दिखाई देगी, बट इम्पोर्टेंट इज आपको उसकी डेफिनेशन के जो 4 कंडीशन थे जिसे हमें भूलना ही नहीं है कभी, उसे हमें फुलफिल करवाना होगा। कंडीशन मुझे याद करवाइए। सबसे पहली कंडीशन क्या थी? कहते हैं कि सर सेपरेबल होना चाहिए, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं सेपरेबल हो या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो तो भी चलेगा, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो, और जिसे हमने वर्ड दिया था कि आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, ठीक है, आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। ये मैंने कहा था कि आइडेंटिफिएबल का मतलब ही होता है या तो सेपरेबल हो या फिर आपके पास में कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो। यहाँ पे एंड नहीं और लिखना है, एक मिनट, यहाँ पे एंड नहीं और है, दोनों में से कोई एक हो तो चलेगा, और, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 कहते हैं कि पॉइंट नंबर 2 और 3 तो चलो ठीक है, आपके पास में वो फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, वो पॉइंट है, ठीक है, नॉन मॉनिटरी होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 एंड 3 कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट था, 1 एंड 4, कहता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए एंड कंट्रोल भी होना चाहिए। उस पर एंड था, यहाँ पे वर्ड कंट्रोल भी होना ज़रूरी है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो कंडीशन नंबर 4 है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कंपनी कहती है कि इस पे है, और इवन आप देखेंगे तो ये लिस्ट भी कंपनी की है, इस पे कंट्रोल भी कंपनी का होगा, तो ऑब्वियसली ये भी चलो सही है। तो कंडीशन नंबर 4 फुलफिल किया आपने, इवन 2 एंड 3 भी फुलफिल ही है। 1 देखिए क्या है, कहता है कि सेपरेबल होना ज़रूरी है, उसकी सेपरेट वैल्यू होना ज़रूरी है। सेपरेबल का मतलब मैंने कहा था कि आप इसे इंडिविजुअली आप उसे सेल कर पाए, ठीक है। क्या यहाँ पे ये कर पाएंगे? आंसर इज नो सर, सेपरेबल नहीं है। ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट तो है ही नहीं, सेपरेबल भी नहीं है। क्यों? देखिए, जब बिजनेस है आपके पास में और बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि ये बिजनेस आपके पास में इस तरीके से है, अब बिजनेस के कस्टमर की इंपॉर्टेंस बिजनेस के लिए है, बाकी इस कस्टमर की इंपॉर्टेंस दूसरे के लिए कुछ होगी नहीं, ठीक है।
तो कहते हैं कि जब तक बिजनेस आपके पास में है तो ये कस्टमर लिस्ट जो है उसकी अलग से कोई वैल्यू क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि ये तो आप बेसिकली आप बाई प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। ये कस्टमर लिस्ट प्रिपेयर करना आपका काम थोड़ी ना है, ये तो बस आपके पास में बाई प्रोडक्ट प्रिपेयर हो रहा है। आपका काम तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो भी चीज़ है बिजनेस का, ठीक है, तो वो आपके पास में है। ये बाई प्रोडक्ट प्रिपेयर हो रहा है, तो क्या इसकी कोई अलग से वैल्यू आप डिसाइड कर पाएंगे? आंसर इज नो। ये बिल्कुल गुडविल की तरह है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। वैल्यू कोई यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या रहा सर? रीज़न है आपके पास में सेपरेबल नहीं है इस वजह से। तो रीज़न आपके पास में है कि वो सेपरेबल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आप एज ए इनटेंजिबल एसेट उसे शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा। तो इसके सॉल्यूशन में भी एक बार अगर देखना चाहे सॉल्यूशन में क्या कहा गया है तो वो देख सकते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। कहते हैं कि सबसे पहले तो देखिए नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करी गई कि वैसे देखने में लगेगा कि लिस्ट इंटेंजिबल असेट है, बट हाउएवर वर्ड यूज़ करा गया कि एंटिटी से रिकग्नाइज नहीं कर पाएगी। इसका कारण है कि इसका जो कॉस्ट है, मतलब कि सेपरेबल नहीं, इसका कॉस्ट आप निकाल ही नहीं पाएंगे कि कितना कॉस्ट है, क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट प्रिपेयर हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग कस्टमर लिस्ट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, आप इसे सेपरेबल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उसे इंटेंजिबल असेट हम नहीं कर पाएंगे रिकग्नाइज। तो नॉट जनरेट बेसिकली कंसिडर एज ए इंटेंजिबल असेट, ठीक है। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि सर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, एक्स लिमिटेड। कहते हैं कि इज डेवलपिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर न्यू डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 100 एम्प्लॉयज़ है इसके लिए, डेवलपमेंट करने के लिए ओबियसली लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो 100 एम्प्लॉयज़ इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि एक्स लिमिटेड फील करते हैं कि ये जो आपके पास में पूरे के पूरे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, एक्सेलेंट एचआर पॉलिसी है इनकी, डज नॉट एक्सपेक्ट एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉय टू लिव इन नियर फ्यूचर। मतलब कि कहता है कि ये जो 100 एम्प्लॉयज़ है कंपनी के पास, वो बेसिकली कहता है कि ऑनेस्ट है, कभी भी वो बेसिकली नियर फ्यूचर में कभी भी वो लीव नहीं लेंगे। लीव का मतलब कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे, ये एक्स लिमिटेड का कहना है, उन्हें फील हो रहा है बेसिकली। एक्स लिमिटेड फील, ऐसा वर्ड लिखा गया। कहते हैं कि एक्स लिमिटेड को ऐसा फील हो रहा है कि एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है, अपनी कंपनी को छोड़ के वो कहीं जाएंगे नहीं, ठीक है। तो इस वजह से एक्स लिमिटेड कहता है कि इट वांट टू रिकॉग्नाइज दिस एम्प्लॉयज़, आपके पास में ये जो स्किल है एम्प्लॉय की, ठीक है, ये स्किल को एज ए इंटेंजिबल एसेट वो दिखाना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या यहाँ पे अब वो इशू आपको एडवाइस देनी है। बेसिकली क्वेश्चन ने पूछा कि एडवाइस दीजिए, क्या इंटेंजिबल एसेट दिखाना सही होगा? तो यहाँ पे भी आंसर नो होगा, क्योंकि मैंने इसका एक एक्सेप्शन लिखवाया था, मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था कि कभी भी एम्प्लॉयज़ की स्किल जो है उसे आप जो है बेसिकली इनटेंजिबल एसेट शो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए एम्प्लॉयज़ नियर फ्यूचर में नहीं जाएंगे, ये एक्स लिमिटेड की फीलिंग्स है, वो फील करते हैं, बट ये आपके पास में इस पर कंट्रोल नहीं है। बेसिकली फोर्थ पॉइंट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो बट कंट्रोल नहीं है, ठीक है। वो छोड़ के तो जा सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन वो जा तो सकते हैं, कंट्रोल नहीं है बेसिकली आपके उस। तो ये क्या इंटेंजिबल एसेट दिखा पाएंगे? आंसर इज नो। इसका एक एक्सेप्शन है, लेकिन उस पर डिस्कशन करूंगा मैं आगे, ठीक है। वो एक्सेप्शन सिंपल था बेसिकली, वो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। कहते कि एक्सेप्शन ये है कि अगर कंपनी ने इन एम्प्लॉयज़ के पास कॉन्ट्रैक्ट करवाया हुआ है, फॉर एग्जांपल 5 साल वो कहीं जा ही नहीं सकते, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस टाइम पे इसकी लाइफ 5 साल मान के उसे इंटेंजिबल एसेट ट्रीट किया जा सकता है, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है तो। यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई? आंसर इज नो सर, तो इंटेंजिबल एसेट नहीं है, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन में क्या लिखा है देख लेते हैं एक बार के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ऑल्दो कहता है कि विदाउट एनी डाउट स्किल जो है वो एम्प्लॉय की वो एकदम वैल्यूएबल होती है, यहाँ पे शुरुआत में अच्छी अच्छी बात करी गई है। उसके बाद कहता है कि मेयरली हैविंग गुड एचआर पॉलिसी, ठीक है, लेकिन बात आपके पास में नॉट मेक एलिजिबल फॉर रिकग्नाइजिंग इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि कंट्रोल नहीं है आपके पास में। अच्छी एचआर पॉलिसी है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंट्रोल तो है वैसे भी नहीं है आपके पास में, ओके। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक्स लिमिटेड कहते हैं कि अक्वायर करते हैं टेलीकॉम लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट और कहते हैं कि इन टू स्टेट ऑफ इंडिया रिकमेंड करेंगे कि कॉस्ट जो है ये लाइसेंस अक्वायर करने की, क्या उसे कैपिटलाइज किया जा सकता है? आंसर इज यस सर। टेलीकॉम लाइसेंस तो ऑलवेज आपके पास में क्या है सर? ऑलवेज आपके पास में बेसिकली इंटेंजिबल असेट है, तो इसे दिखा सकते हैं। आंसर इज यस, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सा पॉइंट था ये तो। ठीक है, ये तो सिंपल सा पॉइंट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी देख सकते हैं, एक बार के लिए देखिए ज़रा। कहते हैं एक्स लिमिटेड ने परचेज किया है, क्या परचेज किया है? कहते हैं कि एक सॉफ्टवेयर, फाइनेंस सॉफ्टवेयर है, तो उसे परचेज किया और प्राइस इसकी पे करी है 30 लाख रुपीज़। ठीक है, एंड पेड 50,000, 50,000 एक्स्ट्रा पे किया, किस चीज़ के लिए? कहता है टवर्ड परचेज टैक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपके पास में ये जो टैक्स पे किया है वो नॉन रिफंडेबल है। वो क्या है सर? नॉन रिफंडेबल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने आपको वैसे भी कहा था, इंडेक्स 16 के वक्त भी कहा था, और उससे पहले भी मैंने आपको इसी चीज़ को बताया हुआ है कि कॉस्ट में भी वैसे आप इंटर लेवल पे पढ़ चुके हैं कि अगर टैक्सेस नॉन रिफंडेबल है तो कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, लेकिन अगर रिफंडेबल है तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट है आपके पास में 5%, तो यहाँ पे इस पे भी डिस्कशन हो चुका है मेरा वैसे, कि अगर कैश डिस्काउंट है तो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट है तो उसे कंसिडर करना है, मतलब कि प्राइस में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो प्राइस में से वो 5% माइनस करना है। कहता है कि 5% वन इनिशियल लिस्टेड प्राइस, आपके पास में 30 लाख है, 30 लाख में से 5% माइनस कर देना, ट्रेड डिस्काउंट मिला है इसलिए। वैसे ये इनिशियल लिस्ट प्राइस कहता है कि अगर नहीं बताया होता तो भी 30 लाख पे ही आता, क्योंकि वो लिस्टेड प्राइस पे लगता है ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली। क्वेश्चन ने कुछ और कहा है तो ठीक है, बट नॉर्मली यही रहता है एजम्पशन। ठीक है, कहते हैं एक्स लिमिटेड इनकर करता है 7 लाख कॉस्ट, किस चीज़ के लिए? कहते हैं टवर्ड कस्टमाइजिंग सॉफ्टवेयर फॉर इंटेंडेड यूज़, मतलब कि इनकी जो यूज़ है उसके हिसाब से इसे सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करने का खर्चा लगा है। वैसे सीधी सी बात है कि इनका यूज़ है वैसे ही सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, अगर सॉफ्टवेयर परचेज कर लेने से कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। इनका जो यूज़ है उसके हिसाब से कस्टमाइज करना भी ज़रूरी है ऑब्वियसली। काफ़ी सारी जगह अकाउंटिंग होता है तो अकाउंटिंग उनके हिसाब से सॉफ्टवेयर को डेवलप करना पड़ता है, कस्टमाइज करना पड़ता है, तो वो खर्चा भी अलाउेबल है। आंसर इज यस, बिल्कुल अलाउेबल है। ठीक है, बिजनेस का ही एक्सपेंस है, वो जो अमाउंट है वो अलाउेबल है। ठीक है, कहता है कोई फालतू का खर्चा तो है नहीं, अलाउेबल अमाउंट है। इसके बाद एक्स लिमिटेड परचेज करता है अ 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विथ वेंडर, कहता है 2 लाख रुपए। एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है कि हर साल वो मेंटेन करने के लिए आएंगे, मतलब कुछ खराबी हो तो वो देखने आएंगे। अब देखिए ध्यान रहे, ये जो आपने परचेज किया है सॉफ्टवेयर उसका पार्ट नहीं है। मेंटेनेंस आपके पास में ऑप्शनल है कि आप उसे मेंटेन करवाने के लिए आप अलग से पेमेंट कर रहे हैं, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। मेंटेनेंस एक्सपेंस कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, वो पीएनएल में जाता है, ऑलवेज ध्यान रखिएगा। लिखना है तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि मेंटेनेंस एक्सपेंस जो होता है वो ऑलवेज आपके पास में पीएनएल है, तो ये आपके पास में कहाँ जाएगा सर? पीएनएल में। ठीक है, मेंटेनेंस एक्सपेंस। ओके, तो ये जो मेंटेनेंस एक्सपेंस है उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो अमाउंट क्या हो गया? कहता है कि साइड में मैं यहाँ पे लिख दूँ 30 लाख रुपीज़ का जो है सबसे पहले कॉस्ट आ जाएगा इंक्लूड, इसे कंसिडर करेंगे। आंसर इज यस, बट कहते हैं 5% लेस करना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट मिला, मतलब कि 30 लाख कॉस्ट नहीं है आपकी, 5% ट्रेड डिस्काउंट मिला उसे माइनस करेंगे, तो 30 लाख माइनस 5%, तो 28,50,000। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा जो भी आपने खर्चे करे जो अलोएबल खर्चे वो ऐड हो जाएंगे। जैसे कि 50,000 आपने क्या परचेज टैक्स पे किया है वो नॉन रिफंडेबल है तो अलोएबल है, प्लस 50,000 यहाँ पे कर देंगे। कहते हैं 7 लाख रुपीज़ का खर्चा किया कस्टमाइज करने के लिए, क्या ये अलोएबल? आंसर इज यस। ठीक है, तो ये आपके पास में टोटल करेंगे, आपका आंसर आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो 28,50,000 प्लस 50,000 और प्लस 7 लाख, तो ये आपके पास में 36 लाख रुपीज़ का ये जो खर्चा है वो अलोएबल है, मतलब कि कॉस्ट क्या मानी जाएगी इस सॉफ्टवेयर की? 36 लाख। और नीचे नोट में ये भी दिखाएंगे कि सर मेंटेनेंस एक्सपेंस कभी भी आपके पास में कॉस्ट का पार्ट
नहीं बन सकता, वो ऑलवेज पीएनएल में जाएगा। ठीक है, ऑलवेज आपके पास में पीएनएल में जाएगा। सॉल्यूशन एक बार इसका भी देख लेते हैं, कहते हैं क्या चीज़ है इसके बारे में। ये रहा आपके पास इसका सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले इंड एस 38 की डेफिनेशन या फिर उससे रिलेटेड सारी डिस्कशन करी हुई है, आपको भी करनी है। कहते हैं कि ये नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है, उसे कंसिडर करेंगे क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल है। रिफंडेबल होता तो नहीं लेते। ट्रेड डिस्काउंट को भी डिडक्ट करना है अगर मिला है तो यहाँ पे देखिए वही है 30 लाख रुपीज़। ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, 50 मिला आपको, 50,000 नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड करेंगे। कस्टमाइज कॉस्ट है 7 लाख रुपीज़ ऐड करेंगे, बट 2 लाख रुपए जो मेंटेनेंस एक्सपेंस था वो पीएनएल में जाएगा, कभी भी कंसिडर नहीं होगा। तो मैंने कहा था नोट में लिखना, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है 2 लाख रुपए का, वो एज ए एक्सपेंस होगा पीएनएल में बेसिकली। ठीक है, तो पीएनएल में आप ओवर द 5 ईयर 5 साल का खर्चा है क्वेश्चन ने कहा, तो 5 साल में आप उसे क्या करेंगे सर, हम आपके पास में उसे बाइफरकेट करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 6 आपके पास में कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। जो बेसिकली यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर आपने देखा कि सर 90% पार्ट इंडेक्स 16 का ही था, यहाँ पे नया हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, 90% पार्ट वो सारी चीज़ें थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसेप्ट है और कुछ क्वेश्चन बाकी रहते हैं, और उसके बाद इंडेक्स 38 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास में मिलते हैं। कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं और कुछ छोटा मोटा कंसेप्ट है वो कंप्लीट कर देंगे और ख़त्म। ठीक है, चलिए, तो ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास।